नमस्कार। हमारे चारों ओर की ज्यादातर चीजें ठोस हैं, है ना? ये मेज, ये माइक, हमारा फोन, सब कुछ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये चीजें ठोस क्यों हैं? मतलब क्यों कुछ ठोस नरम है, कुछ एकदम सख्त? और क्यों कुछ में से बिजली आसानी से गुजर जाती है और कुछ में से बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। ये सवाल बहुत बुनियादी हैं, पर इनके जवाब हमें ले जाते हैं कणों की दुनिया में। परमाणु, अणु, आयन, वो कैसे जमे हुए हैं, यही तय करता है कि कोई चीज कैसी दिखेगी, कैसा बर्ताव करेगी। तो आज हम इसी ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास केमिस्ट्री की किताबों के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे जरूरी बातें निकालने की। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि ठोसों की बनावट कैसे उनके गुणों को तय करती है। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहली बात, ये ठोस, ये इतने कठोर क्यों होते हैं, रिजिड जिसे कहते हैं? हाँ, तो स्रोत यही बताते हैं कि भाई इनके जो कण है ना, हाँ। परमाणु, अणु या आयन, हाँ। वो अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं। मतलब लगभग फिक्स। अच्छा, बहते नहीं है जैसे पानी या हवा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अपनी जगह पर थोड़ा कह सकते हैं कांपते रहते हैं, ऑसिलेट करते हैं। और उनके बीच जो अंतर आणविक बल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाँ। वो काफी मजबूत होते हैं, जो उन्हें पकड़ कर रखते हैं। इसी वजह से उनका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है। और उन्हें दबाना भी मुश्किल होता है, मतलब असंपीड्य? हाँ, बिल्कुल। कण पहले इतने पास होते हैं कि और दबाने की जगह बहुत कम होती है। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं ठोस अवस्था की। ठीक है, तो कण अपनी जगह पर जमे हैं, पर क्या सभी ठोसों में ये जमावट, ये व्यवस्था एक जैसी होती है? स्रोत बताते हैं कि दो मुख्य प्रकार हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। सही कहा। क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलीय यानी एमॉर्फस। और फर्क उनकी अंदरूनी बनावट में है। कैसे? क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि कणों की जो जमावट है वो बिल्कुल नियमित होती है, एक खास पैटर्न होता है। सोचिए जैसे ईंटों के एक बिल्कुल सीधी सलीके से बनी दीवार। अच्छा। और वो पैटर्न पूरे क्रिस्टल में मतलब दूर तक दोहराया जाता है। इसी को हम कहते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अच्छा, मतलब एक नियमितता है जो पूरे में फैली है, जैसे नमक के दाने या चीनी? हाँ, सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्वार्ट्ज, चीनी, ये सब क्रिस्टलीय हैं। हाँ। और इसी नियमित बनावट के कारण इनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है और ये खास तापमान पर ही अचानक पिघलते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और स्रोत एक और बात बताते हैं, विषम दैशिक होना, एनाइसोट्रॉपिक, ये क्या है? हाँ, ये दिलचस्प है। इसका मतलब है कि क्रिस्टल के कुछ भौतिक गुण, जैसे मान लीजिए उसकी कठोरता या बिजली का प्रतिरोध या प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, वो अगर आप अलग अलग दिशाओं से नापेंगे तो अलग अलग मिलेंगे। क्योंकि अंदर की बनावट दिशा के हिसाब से बदलती है ना। अच्छा, ये तो कमाल है। तो फिर अक्रिस्टलीय कैसे अलग हैं? अमॉर्फस वाले? कुल पास वाले कणों में थोड़ी बहुत छोटी दूरी की व्यवस्था दिख सकती है, जिसे लघु परासी व्यवस्था कहते हैं। कुछ जैसे तरल पदार्थों में होता है। तो मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं, जैसे कांच, रबर या प्लास्टिक? बिल्कुल। इसी वजह से इनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता और ये एक फिक्स तापमान पर पिघलने के बजाय धीरे धीरे नरम पड़ते जाते हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ता है। और ये समदैशिक होते हैं, आइसोट्रोपिक? हाँ, क्योंकि अंदर कोई नियमित पैटर्न नहीं है तो उनके गुण हर दिशा में एक जैसे ही होते हैं। चाहे इधर से नापो या उधर से, वैल्यू एक ही आएगी। स्रोत में कांच का बड़ा मजेदार जिक्र है। उसे आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं, सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। हाँ, क्योंकि उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, हालांकि बहुत ही धीमी, इतनी धीमी कि हमें पता नहीं चलता। सच में? हाँ, कहते हैं कि जो बहुत पुरानी इमारतें, 100-200 साल पुरानी, उनकी खिड़कियों के शीशे अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे से हल्के से मोटे मिलेंगे। अरे वाह, मतलब सदियों में कांच धीरे धीरे नीचे बह गया। बिल्कुल। है ना कमल? वाकई। और अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का भी उदाहरण है, जो सोलर सेल में काम आता है। तो मतलब अनियमित होना भी काम का है। बिल्कुल। अब वापस क्रिस्टलीय पर आते हैं। उनकी नियमित बनावट के अंदर भी बहुत वैरायटी है। स्रोत कहते हैं कि कणों के बीच किस तरह का बंधन है, बॉन्डिंग फोर्स, उसके आधार पर इन्हें 4 तरह से बांट सकते हैं। हाँ, ये वर्गीकरण जरूरी लगता है गुणों को समझने के लिए। पहला प्रकार है आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सही। इनमें कण अणु होते हैं और ये भी 3 तरह के हो सकते हैं बंधन के हिसाब से। अच्छा।
एक होते हैं अध्रुवीय नॉन पोलर, जैसे ठोस आर्गॉन या हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2। इनमें अणु या तो परमाणु होते हैं या अध्रुवीय अणु। इनके बीच बहुत कमजोर बल होते हैं जिन्हें लंदन बल कहते हैं। तो ये कैसे होंगे? ये बहुत नर्म होते हैं, बिजली के कुचालक होते हैं और बहुत कम तापमान पर ही पिघल जाते हैं। ठीक है, और दूसरे हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, जैसे ठोस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या HCl। इनमें अणु ध्रुवीय होते हैं, मतलब एक सिरा थोड़ा पॉजिटिव दूसरा थोड़ा नेगेटिव, तो इनके बीच द्विध्रुवीय द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। ये पहले वालों से थोड़े अलग होंगे। हाँ, ये भी नर्म और कुचालक ही होते हैं, पर इनके गलनांक अध्रुवीय वालों से थोड़े ज्यादा होते हैं। और तीसरा प्रकार आणविक में? वो है हाइड्रोजन आबंधित। इनमें अणुओं में हाइड्रोजन परमाणु किसी बहुत विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से जुड़ा होता है, जैसे पानी यानी बर्फ H2O। हाँ। इनमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं जो द्विध्रुवीय द्विध्रुव बलों से ज्यादा मजबूत होते हैं। ये भी बिजली के कुचालक होते हैं और कमरे के तापमान पर या तो वाष्पशील द्रव होते हैं या मुलायम ठोस। तो ये हो गए आणविक ठोस। अब दूसरा प्रकार आयोनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड्स। हाँ, जैसे हमारा आम नमक NaCl। इनमें कण आयन होते हैं, धनायन पॉजिटिव आयन और ऋणायन नेगेटिव आयन, और ये एक दूसरे से मजबूत स्थिर वैद्युत बलों, जिन्हें कुलोम्बिक बल भी कहते हैं, से जुड़े होते हैं। ये बंधन मजबूत हैं तो गुण कैसे होंगे? मजबूत बंधन की वजह से ये कठोर होते हैं पर भंगुर होते हैं, मतलब जोर से चोट मारो तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हाँ, नमक का डला टूट जाता है। बिल्कुल। और इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं। ठोस अवस्था में आयन अपनी जगह फिक्स होते हैं, हिल नहीं सकते, इसलिए ये बिजली के कुचालक इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अगर इन्हें पिघला दें या पानी में घोल दें तो आयन चलने फिरने के लिए आजाद हो जाते हैं। अच्छा। और तब ये बिजली के अच्छे सुचालक कंडक्टर बन जाते हैं। समझ गया। तीसरा प्रकार है धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स, लोहा, तांबा, चांदी। हाँ, इनमें धातु के धनायन मेटल कैटायंस एक नियमित तरीके से जमे होते हैं और उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए आजाद होते हैं। इसे अक्सर इलेक्ट्रॉनों का समुद्र कहते हैं, जिसमें धनायन डूबे हुए हैं। और इन्हीं आजाद इलेक्ट्रॉनों का कमाल है सब। बिल्कुल। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से धातुएं बिजली और गर्मी की इतनी अच्छी सुचालक होती हैं। इन्हीं की वजह से उनमें चमक होती है, लस्टर, और इन्हें पीटकर चादर बनाया जा सकता है, आघातवर्ध्य मैलिएबल, या खींचकर तार तन्य डक्टाइल। और चौथा प्रकार सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इनमें कण परमाणु होते हैं जो एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं और ये जुड़कर एक विशाल नेटवर्क या जाल बना लेते हैं। पूरे क्रिस्टल को एक बड़ा अणु समझ सकते हैं। उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है हीरा, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड भी है। और ये कैसे होते हैं? ये सहसंयोजक बंध बहुत मजबूत और दिशात्मक होते हैं, इसलिए ये ठोस बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं। हीरा तो सबसे कठोर पदार्थों में से हैं और भंगुर भी होते हैं। इनके गलनांक अत्यधिक ऊंचे होते हैं और आमतौर पर ये बिजली के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधों में फिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ ग्रेफाइट एक बड़ा अपवाद है तो कार्बनी, हीरे जैसा, पर बिल्कुल उल्टा, नर्म भी है और बिजली का सुचालक भी। हाँ, ग्रेफाइट की कहानी अलग है। उसकी संरचना परतों में होती है। हर परत में कार्बन परमाणु षटकोण के जाल में जुड़े होते हैं सहसंयोजक बंधों से। ये परतें तो मजबूत होती हैं। तो फिर नरम क्यों? क्योंकि परतों के बीच जो बल हैं वो काफी कमजोर होते हैं, तो परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं। इसी वजह से ग्रेफाइट नर्म है और स्नेहक की तरह भी काम करता है। अच्छा, और सुचालक क्यों? हर कार्बन परमाणु परत के अंदर 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। कार्बन के पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो परतों के बीच घूमने के लिए काफी हद तक आजाद होता है और यही चलता हुआ इलेक्ट्रॉन उसे बिजली का सुचालक बना देता है। क्या बात है, प्रकृति भी कमाल के अपवाद बनाती है ना? तो ये थे क्रिस्टली ठोसों के 4 मुख्य प्रकार। ठीक है।
अब जरा इनकी अंदरूनी बनावट पर और ध्यान देते हैं। आपने कहा क्रिस्टलीय ठोसों में कण नियमित पैटर्न में जमे होते हैं। इस 3D पैटर्न को क्रिस्टल जालक कहते हैं, है ना? क्रिस्टल लैटिस। बिल्कुल, ये त्रिआयामी यानी 3D में कणों के एक नियमित व्यवस्था है। जालक में हर बिंदु लैटिस पॉइंट एक कण को दिखाता है। वो परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। और इस जालक का सबसे छोटा हिस्सा जो बार बार दोहराने पर पूरा क्रिस्टल बना दे, उसे कहते हैं एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। ये उस क्रिस्टल की सबसे छोटी प्रातिनिधिक इकाई है, जैसे दीवार की एक ईंट। और इन एकक कोष्ठिकाओं की अपनी पहचान होती है। हाँ, उन्हें 6 पैरामीटर से परिभाषित करते हैं। 3 तो उनके किनारों की लंबाइयां A, B और C, और 3 उन किनारों के बीच के कोण अल्फा, बीटा और गामा। स्रोत बताते हैं कि कुल 14 तरह के 3D जालक संभव हैं। ब्रेवे जालक। हाँ, गणितीय रूप से ये 14 ही संभव तरीके हैं जिनसे बिंदुओं को 3D में नियमित रूप से जमाया जा सकता है। ये 14 ब्रेवे जालक 7 मूल क्रिस्टल तंत्रों में आते हैं, जैसे घनीय, द्विसमलंबाक्ष वगैरह। और एकक कोष्ठिकाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं, आद्य और केंद्रित, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। हाँ, आद्य या सिंपल एकक कोष्ठिका वो होती है जिसमें कण सिर्फ कोनों पर होते हैं। सिर्फ कोनों पर। हाँ, और केंद्रित वो होती हैं जिनमें कोनों के अलावा भी कहीं कण होते हैं, जैसे कोष्ठिका के बिल्कुल बीच में, उसे अंतः केंद्रित कहते हैं, या हर फलक के केंद्र पर, उसे फलक केंद्रित कहते हैं। एक और होती है अंतः केंद्रित, जिसमें कोनों के अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर कण होते हैं। अच्छा, पर यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि एक यूनिट सेल में असल में कितने कण गिने जाएंगे, क्योंकि कोने वाला कण तो 8 यूनिट सेल में बटा होगा, फलक वाला 2 में। सही सवाल है। हमें ये देखना होता है कि हर कण का कितना हिस्सा उस एक यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। जैसे एक घनीय यूनिट सेल को लेते हैं। अगर वो आद्य या सरल घनीय है तो उसमें 8 कोने हैं। हर कोने वाला कण 8 यूनिट सेल से साझा होता है, तो हर कोने से उस यूनिट सेल को मिला 1/8वां कण। तो 8 कोने इंटू 1/8 प्रति कोना। बिल्कुल, यानी 8 गुणा 1/8वां बराबर 1 कण। तो सरल घनीय यूनिट सेल में कुल मिलाकर 1 कण होता है। अच्छा, और अंतः केंद्रित बीसीसी में? बीसीसी में 8 कोने होते हैं, जिनसे कुल 1 कण आया, 8 × 1 बढ़ना। और 1 कण पूरा का पूरा यूनिट सेल के ठीक बीच में होता है, वो किसी से साझा नहीं होता। तो 1 + 1 = 2 कण। हाँ, बीसीसी यूनिट सेल में 2 कण होते हैं। और फलक केंद्रित एफसीसी में? एफसीसी में भी 8 कोने हैं, जिससे 1 कण आया, और इसमें 6 फलक होते हैं। हर फलक के केंद्र पर 1 कण होता है। हर फलक वाला कण 2 यूनिट सेल से साझा होता है, आधा एक में, आधा दूसरे में। तो 6 फलक इंटू 1/2 प्रति फलक, यानी 6 × 1/2 = 3 कण फलकों से। तो कुल हो गए कोनों से 1 प्लस फलकों से 3 = 4 कण। समझ गया। तो एससी में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4 कण प्रति यूनिट सेल होते हैं। बिल्कुल, ये जानना आगे की बातों के लिए जरूरी है। हाँ, जैसे स्रोत। अब बात करते हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन की, क्लोज पैकिंग। मतलब कण खुद को कैसे पैक करते हैं ताकि कम से कम जगह खाली रहे। हाँ, सोचिए आप एक डब्बे में संतरे भर रहे हैं। आप उन्हें ऐसे रखना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संतरे आ जाएं और बीच की खाली जगह कम से कम हो। ठोसों में कण, जिन्हें हम गोल मान सकते हैं, वो भी यही कोशिश करते हैं। इसे परतों में समझाया गया है। पहले एक विमा 1D, फिर द्विविमा 2D, फिर त्रिविमा 3D। हाँ, 1D में तो आसान है, गोले एक सीधी लाइन में एक दूसरे को छूते हुए। हर गोला 2 पड़ोसियों को छूता है, पैटर्न AAA जैसा होता है। और दूसरा है षटकोणीय निविड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें दूसरी लाइन के गोले पहली लाइन के गोलों के बीच की खाली जगह, जो गड्ढे हैं, उनमें रखे जाते हैं। तीसरी लाइन फिर पहली जैसी, पैटर्न AB जैसा होता है। ये ज्यादा अच्छा लगता है पैकिंग के लिहाज से। हाँ, ये ज्यादा कार्यक्षम है। इसमें खाली जगह कम बचती है और हर गोला 6 पड़ोसियों को छूता है। इसमें त्रिकोणीय खाली जगह बनती है गोलों के बीच। ठीक है, तो अब इन 2D परतों से 3D पैकिंग कैसे बनती है? अगर हम वर्गाकार परतों को लें और उन्हें सीधा एक के ऊपर एक रखते जाएं, AAA, तो सरल घनीय जालक बनता है,
ये बहुत अच्छी पैकिंग नहीं है। और अगर षटकोणीय परतों को लें? यहाँ बात ज्यादा दिलचस्प है। मान लीजिए पहली परत है ए, षटकोणीय है। अब जब हम दूसरी परत के गोले पहली परत के गड्ढों पर रखते हैं तो दो तरह की खाली जगह या रिक्तियां बनती हैं दूसरी परत में। एक वो जो 4 गोलों से घिरी होती है, इन्हें चतुष्फलकीय रिक्ति टेट्राहीड्रल वॉइड टी कहते हैं। दूसरी वो जो 6 गोलों से घिरी होती है, इन्हें अष्टफलकीय रिक्ति ऑक्टाहीड्रल वॉइड ओ कहते हैं। अच्छा, टी और ओ वॉइड्स। हाँ, और एक जरूरी बात, अगर पैकिंग में n गोले हैं तो हमेशा n अष्टफलकीय ओ रिक्तियां और 2n चतुष्फलकीय टी रिक्तियां बनेंगी। n गोले, n ओ वॉइड्स, 2 टी वॉइड्स। गजब। अब तीसरी परत कैसे रखें? यहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तीसरी परत के गोले दूसरी परत की चतुष्फलकीय टी रिक्तियों के ऊपर रखे जाएं। ऐसा करने पर तीसरी परत बिल्कुल पहली ए परत जैसी हो जाती है। तो पैटर्न बनता है ए बी ए बी ए बी ए बी। इसे कहते हैं षटकोणीय निविड संकुलित हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना। मैग्नीशियम, जिंक जैसी धातुएं ऐसी होती हैं। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है कि तीसरी परत के गोले दूसरी परत की अष्टफलकीय ओ रिक्तियों के ऊपर रखे जाएं। ऐसा करने पर तीसरी परत पहली और दूसरी दोनों से अलग होती है। उसे हम सी कह सकते हैं। तो पैटर्न बनता है एबीसी 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 एबीसी। इसे कहते हैं घनीय निविड संकुलित क्यूबिक क्लोज पैक्ड सीसीपी संरचना। और ये असल में फलक केंद्रित घनीय एफसीसी संरचना ही है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम जैसी कई धातुएं ऐसी होती हैं। तो एचसीपी और सीसीपीएफसी ये दोनों ही सबसे अच्छी पैकिंग्स हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों ही सबसे ज्यादा कार्यक्षम है। इनमें लगभग 74% जगह गोलों से भरी होती है, जो गोलों के लिए संभव अधिकतम पैकिंग है। और दोनों में ही हर गोला 12 पड़ोसियों को छूता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। आपने इन रिक्तियों वॉइड्स का जिक्र किया, टी और ओ वॉइड्स। क्या इनका कोई खास काम है? हाँ, बहुत जरूरी काम है, खासकर आयनिक ठोसों में। अक्सर क्या होता है कि जो बड़े आयन होते हैं, जैसे ज्यादातर ऋणायन एनायंस, वो मिलकर निविड संकुलित संरचना सीसीपी या एचसीपी बनाते हैं। और जो छोटे आयन होते हैं, धन आयन केटायंस, वो इन बनी हुई रिक्तियों में फिट हो जाते हैं। अच्छा, तो ये खाली जगह असल में छोटे आयनों के लिए घर बन जाती हैं। बिल्कुल। और यौगिक का सूत्र फॉर्मूला क्या होगा, जैसे NaCl या ZnS या CaF2, ये इस बात पर निर्भर करता है कि धनायन कौन सी रिक्तियां भर रहे हैं और कितनी भर रहे हैं, सारी या कुछ हिस्सा। कमाल है। इससे पैकिंग की कार्यक्षमता का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा है। आपने बताया HCP BCCP में 74% जगह भरी होती है, बाकियों में कितनी? BCC संरचना जो अंतः केंद्रित घनिया है, उसमें थोड़ी कम होती है, लगभग 68%। और सरल घनिया में? उसमें सबसे कम, सिर्फ 52.4%। तो आप देख सकते हैं कि कण कैसे पैक हुए हैं। ये सीधे सीधे घनत्व जैसे गुणों पर असर डालता है। हाँ, और स्रोत में घनत्व निकालने का एक सूत्र भी दिया है, D=Z(m)(a³Na। हाँ, ये बहुत कांता सूत्र है। इसमें D घनत्व है, Z है प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या जो हमने निकाली थी, SC के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। M है मोलर द्रव्यमान, A है यूनिट सेल के किनारे की लंबाई एज लेंथ, और Na एवोगैड्रो स्थिरांक है। तो अगर हमें इनमें से कुछ चीजें पता हों तो हम बाकी निकाल सकते हैं। जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन से A पता चल जाता है तो हम घनत्व निकाल सकते हैं, या घनत्व पता हो तो Z या M के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये संरचना और स्थूल गुणों को जोड़ने का एक तरीका है। बिल्कुल। अब तक हम मान रहे थे कि क्रिस्टल एकदम परफेक्ट होते हैं, आदर्श, पर क्या असल में ऐसा होता है? नहीं, असली दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। असली क्रिस्टलों में हमेशा कुछ ना कुछ कमियां, अपूर्णताएं या दोष डिफेक्ट्स होते ही हैं। दोष मतलब कुछ गड़बड़? हाँ, कणों की जो नियमित व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कहीं कहीं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और मजे की बात यह है कि ये गड़बड़ या दोष अक्सर बहुत जरूरी होते हैं। ये पदार्थ के गुणों को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। अच्छा, कैसे? और ये दोष होते कितने तरह के हैं? स्रोत बिंदु दोषों की बात करते हैं। हाँ, बिंदु दोष का मतलब है कि गड़बड़ किसी एक परमाणु या बिंदु के आसपास है।
ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहले है स्टोइकियोमेट्री दोष, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। ये ऐसे दोष हैं जिनसे पदार्थ का मूल रासायनिक सूत्र स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलता। इसमें 2 मुख्य प्रकार हैं। एक है रिक्तिका दोष, वेकेंसी डिफेक्ट। इसमें जालक में जहां कण होना चाहिए था वो जगह खाली रह जाती है, कण गायब है, इससे घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, जगह खाली हो गई। दूसरा है अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें कोई कण अक्सर छोटा वाला अपनी सामान्य जगह के अलावा जालक के बीच की खाली जगह यानी अंतराकाशी स्थल इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाता है। इससे घनत्व बढ़ जाता है। अच्छा। आयनिक ठोसों में ये दोष थोड़े अलग तरह से दिखते हैं क्योंकि वहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का संतुलन भी बनाए रखना होता है। ये तो है। तो आयनिक ठोसों में 2 मुख्य स्टोइकियोमेट्री दोष है। एक है शॉटकी दोष। इसमें बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जगह से गायब हो जाते हैं ताकि विद्युत उदासीनता बनी रहे, जैसे NaCl में। इससे घनत्व कम हो जाता है। बराबर संख्या में गायब, ठीक है। और दूसरा है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें आमतौर पर छोटा वाला आयन, ज्यादातर धनायन, अपनी सही जगह छोड़कर किसी पास की अंतराकाशी जगह में चला जाता है। अपनी जगह पर रिक्ति बन जाती है और वो खुद अंतराकाशी बन जाता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl या जिंक सल्फाइड ZnS में। इसमें कण क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते, इसलिए घनत्व नहीं बदलता। दिलचस्प। सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में लिखा है कि वो दोनों दिखाता है। हाँ, AgBr खास है। उसमें शॉटकी और फ्रेंकल दोनों तरह के दोष पाए जाते हैं। तो ये हुए स्टोइकियोमेट्री दोष। दूसरे प्रकार के दोष? दूसरे है अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बाहर से कोई अशुद्धि क्रिस्टल में आ जाती है। जैसे मान लीजिए हम पिघले हुए NaCl में थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 मिला दें और फिर क्रिस्टल बनाएं, तो कुछ जगहों पर जहां Na+ आयन होना चाहिए था वहां SrC2+ आयन आ जाता है। पर Sr पे तो +2 चार्ज है, Na पे +1 था। चार्ज का क्या होगा? सही सवाल। चार्ज बैलेंस करने के लिए हर एक Sr2+ आयन के आने पर एक Na+ आयन की जगह खाली छोड़नी पड़ती है। इसे धनायन रिक्ति, कैटायन वेकेंसी कहते हैं। अच्छा, तो अशुद्धि मिलाने से भी रिक्तियां बन सकती हैं। हाँ, और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए होता है। और तीसरा प्रकार था नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। ये क्या है? नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। इनमें क्रिस्टल का संगठन उसके आदर्श रासायनिक सूत्र से अलग हो जाता है। मतलब धनायन और ऋणायन का अनुपात सूत्र वाला नहीं रहता। अच्छा, ये कैसे होता है? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक है धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें धातु आयन ज्यादा हो जाते हैं। धातु ज्यादा कैसे? या तो कोई ऋणायन अपनी जगह से गायब हो जाए और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आकर चार्ज बैलेंस कर दे। इस फंसे हुए इलेक्ट्रॉन वाली जगह को F केंद्र कहते हैं। F केंद्र क्रिस्टल को रंग देते हैं। रंग? सच में? हाँ, जैसे अगर NaCl को सोडियम की भाप में गर्म करें तो वो पीला दिखने लगता है। ये F केंद्रों के कारण होता है। कमाल है। और धातु ज्यादा होने का दूसरा तरीका? या फिर कोई अतिरिक्त धनायन, एक्स्ट्रा कैटायन अंतराकाशी जगह में आ जाए और चार्ज बैलेंस करने के लिए कहीं और इलेक्ट्रॉन भी आ जाएं। जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO को गर्म करने पर वो पीला हो जाता है और सुचालक बन जाता है। वो इसी वजह से होता है। ठीक है। और दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष? वो है धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें धातु आयनों की संख्या सूत्र के हिसाब से कम होती है। धातु कम? हाँ, ये उन धातुओं में होता है जिनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, जैसे आयरन। आयरन ऑक्साइड FeO का सूत्र तो FeO लगता है, पर असल में ये अक्सर Fe0.95O जैसा मिलता है। मतलब कुछ आयरन कम है? हाँ, क्योंकि कुछ Fe2+ आयन गायब होते हैं और चार्ज बैलेंस करने के लिए कुछ दूसरे Fe2+ आयन Fe3+ आयनों में बदल जाते हैं। बाप रे, ये दोस्त तो बड़े काम के लग रहे हैं। रंग ले रहे हैं, चालकता बदल रहे हैं। बिल्कुल, ये दोष या गड़बड़ियां ही अक्सर पदार्थों के बहुत से महत्वपूर्ण गुणों, खासकर विद्युतीय और चुंबकीय गुणों के लिए जिम्मेदार होती हैं। हाँ, विद्युतीय गुणों की बात करें तो ठोसों में बहुत ज्यादा फर्क होता है।
धातुएं इतनी अच्छी चालक हैं और रबर जैसी चीजें बिल्कुल कुचालक और बीच में अर्धचालक। सही, चालकता का रेंज बहुत बड़ा है। स्रोत इसे बैंड सिद्धांत से समझाते हैं। क्या ये बैंड थ्योरी क्या है सरल शब्दों में? देखिए, ठोस में बहुत सारे परमाणु पास पास होते हैं, तो उनके ऊर्जा स्तर मिलकर ऊर्जा बैंड बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों के रहने के लिए कुछ भरे हुए बैंड होते हैं जिन्हें संयोजकता बैंड कहते हैं, और कुछ खाली या आधे भरे बैंड होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन चलकर करंट बना सकते हैं। उन्हें चालन बैंड कहते हैं। ठीक है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड। अब चालकों में क्या होता है कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड या तो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं या उनके बीच कोई गैप नहीं होता, या संयोजकता बैंड आधा ही भरा होता है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से चालन बैंड में जाकर घूम सकते हैं। इसलिए वो सुचालक हैं। और कुचालकों में उनमें संयोजकता बैंड पूरा भरा होता है और चालन बैंड खाली होता है, और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ऊर्जा अंतराल यानी एनर्जी गैप होता है। इलेक्ट्रॉन इस गैप को पार करके चालन बैंड में जा ही नहीं पाते, इसलिए वो कुचालक हैं। और अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनमें भी गैप होता है पर छोटा होता है। कमरे के तापमान पर थोड़ी गर्मी पाकर कुछ इलेक्ट्रॉन इस गैप को पार करके चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे थोड़ी बहुत चालकता आ जाती है। तापमान बढ़ाने पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार कर पाते हैं और चालकता बढ़ती है। ये तो हुए नैज अर्धचालक, पर असली मजा तो डोपिंग में है। बिल्कुल, डोपिंग यानी अपमिश्रण, वही अशुद्धता दोष वाला फंडा। हम जानबूझकर अर्धचालक में बहुत थोड़ी मात्रा में कोई दूसरी चीज मिलाते हैं जिससे उसकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है। कैसे? जैसे सिलिकॉन ग्रुप 14 में फास्फोरस ग्रुप 15 मिला दें। हाँ, फास्फोरस के पास सिलिकॉन से एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब फास्फोरस का परमाणु सिलिकॉन की जगह लेता है तो उसका वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चला जाता है और करंट बढ़ाने लगता है। इसे कहते हैं एन प्रकार अर्धचालक। एन मतलब नेगेटिव, क्योंकि चालकता इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के कारण बढ़ी। अच्छा, और अगर ग्रुप 13 का तत्व मिलाए, जैसे बोरॉन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तब बोरॉन के आने से सिलिकॉन के जालक में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। इस कमी को इलेक्ट्रॉन छिद्र या होल कहते हैं। ये होल ऐसा बर्ताव करता है जैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। पास का इलेक्ट्रॉन इस होल में कूद सकता है, जिससे होल कहीं और चला जाता है, तो लगता है जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला होल चल रहा है। अरे वाह! इसे कहते हैं पी प्रकार अर्धचालक। पी मतलब पॉजिटिव, क्योंकि चालकता होल के कारण होती है। और इन्हीं एन टाइप और पी टाइप को जोड़कर ही डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, सोलर सेल सब बनते हैं। हाँ, आज की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन्हीं डोप किए हुए अर्धचालकों पर टिकी है। सोचिए, क्रिस्टल में जरा सी नियंत्रित गड़बड़ ने क्या क्रांति ला दी। वाकई अविश्वसनीय। अच्छा, अब बात करते हैं चुंबकीय गुणों की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। इनका क्या कारण है? पदार्थों का चुंबकीय व्यवहार भी इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही आता है। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है, कक्षीय गति, और जब अपनी धुरी पर घूमता है, चक्रण गति, स्पिन, तो वो एक नन्हे चुंबक की तरह काम करता है। हर इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट है। हाँ, कह सकते हैं। अब किसी पदार्थ में ये नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन चुंबक कैसे व्यवस्थित है, उसी से तय होता है कि वो पदार्थ चुंबक के प्रति कैसा व्यवहार करेगा। स्रोत 5 मुख्य प्रकार बताते हैं। 5? कौन कौन से? ये उन पदार्थों में होता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से हल्के से आकर्षित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, कॉपर आयन, Cu2+। जैसे ही बाहरी क्षेत्र हटाओ, इनका चुंबकत्व खत्म। ठीक है, दूसरा? प्रतिचुंबकत्व, डायामैग्नेटिज्म। ये उन पदार्थों में होता है जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे को काट देता है। ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं, जैसे पानी, नमक, NaCl, बेंजीन। असल में ये गुण सभी पदार्थों में होता है, पर अनुचुंबकत्व ज्यादा मजबूत हो तो ये दब जाता है। हल्का सा रिपल्शन। तीसरा, लोह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। ये हम सब जानते हैं, लोहा, कोबाल्ट, निकल। ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से बहुत जोर से आकर्षित होते हैं और बाहरी क्षेत्र हटाने के बाद भी चुंबक बने रह सकते हैं। स्थायी चुंबक। हाँ, परमानेंट मैग्नेट। हाँ, ये क्यों होता है? इनमें परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट्स, खुद ब खुद एक दूसरे के समानांतर होकर बड़े बड़े क्षेत्र बना लेते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं।
बाहरी क्षेत्र लगाने पर ये सारे डोमेन एक ही दिशा में आ जाते हैं। अच्छा, चौथा प्रकार। प्रतिलौह चुंबकत्व, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इनमें भी डोमेन होते हैं, पर पड़ोसी डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में होते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड MnO। बिल्कुल उल्टा। और पांचवा, फेरी चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें भी डोमेन समानांतर और प्रति समानांतर ऑपोजिट दिशाओं में होते हैं, पर उनकी संख्या बराबर नहीं होती। मान लीजिए 5 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ, तो कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण बच जाता है। ये लौह चुंबकीय पदार्थों जितने मजबूत नहीं होते, पर अनुचुंबकीय से ज्यादा मजबूत होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट Fe3O4 जो प्राकृतिक चुंबक है, या फेराइट्स जो मेमोरी डिवाइसेस में यूज होते हैं। तो ठोसों की दुनिया अंदर से कितनी विविध और जटिल है। कण कैसे जमे हैं, उनके बीच कैसा बंधन है, कहाँ थोड़ी सी रिक्ति है, कहाँ कोई बाहरी कण आ गया है, ये सब मिलकर तय करता है कि कोई चीज़ कैसे दिखेगी, कितनी कठोर होगी, बिजली या गर्मी ले जाएगी या नहीं, चुंबक से चिपकेगी या दूर भागेगी। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर ये सूक्ष्म व्यवस्था, ये संरचना, ये बंधन और यहाँ तक कि ये दोष भी सीधे तौर पर उन गुणों को जन्म देते हैं जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं। क्रिस्टल की निखूट नियमितता से लेकर अक्रिस्टलीय की बेतरतीबी तक हर चीज का अपना मतलब है, अपना असर है। हाँ, और ये जानना कि F केंद्र रंग देते हैं या डोपिंग से सेमीकंडक्टर बनते हैं, ये दिखाता है कि जिन्हें हम गड़बड़ समझ सकते हैं वो भी कितने काम के हो सकते हैं। सही बात है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर हम कणों की इस जमावट और उससे पैदा होने वाले गुणों के रिश्ते को अब इतना बेहतर समझने लगे हैं, तो क्या हम भविष्य में अपनी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल नए तरह के गुण वाले पदार्थ डिजाइन नहीं कर सकते? क्या हम जानबूझकर ऐसी संरचनाएं नहीं बना सकते जो हमारी आज की समस्याओं का समाधान करें? यही तो मटेरियल साइंस का सबसे रोमांचक पहलू है। क्या हम इन बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल करके, मान लीजिए, ऊर्जा बचाने वाले बेहतर पदार्थ, या ज्यादा कुशल कैटलिस्ट, या शरीर के साथ ज्यादा घुल मिल जाने वाले मेडिकल इम्प्लांट बना सकते हैं, या शायद ऐसे सेंसर्स जो आज हम सोच भी नहीं सकते? ये सवाल भविष्य के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। और शायद हम अपने श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ सकते हैं कि ठोस अवस्था का ये सूक्ष्म जगत असल में अनंत संभावनाओं का दरवाजा खोलता है।